सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 5 नए मंत्रियों ने लिया शपथ जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर। उत्तराखंड में सभी अस्पतालों को कैंसर इलाज और मृत्यु का रिकॉर्ड देना होगा अनिवार्य, स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, विकासनगर ऋषिकेश में 6 नए ट्रैफिक थाने खुलेंगे। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और ई चालान के लिए ITMS लागू होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक को नहीं बदलेगा एक्ट, संविधान के अधिकार से बदली व्यवस्था। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। मौसम में लिया अचानक बदलाव, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। मार्च में अचानक मौसम का ऐसा मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में नवरात्रि के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट विस्तार करते हुए 5 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने से पहले हुए इस विस्तार को शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी नए मंत्री अनुभवी हैं और टीम भावना के साथ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं, जिससे उनकी भूमिका सरकार में और मजबूत मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जैसे ही मदन कौशिक हरिद्वार पहुंचे, उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सैकड़ों समर्थकों ने फूलमालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल नजर आया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है, आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय भी मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लंबे इंतजार के बाद सरकार ने कैबिनेट के 5 पदों पर ताजपोशी कर दी है। हरिद्वार जनपद से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा 2 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से हरिद्वार देहात लक्सर के भाजपाई जो है वो गदगद हैं और ढोल नगाड़े बजाकर तथा मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि अब हरिद्वार का विकास भी डबल गति से होगा।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया और इस विस्तार में रुड़की को बड़ा तोहफा मिला है। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह के बाद जैसे ही कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा रुड़की पहुंचे, भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि रुड़की की जनता का है। केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने हमारे रुड़की को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और आदरणीय प्रदीप बत्रा जी को केंद्रीय मंत्री बनाकर बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूं और मुझे विश्वास है कि अब हमारे रुड़की का विकास और अच्छे से होगा। नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं वह क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूँगा। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़की को कुछ मिले, वो मंत्री पद मिले, लेकिन वो अब उसको मोड़ डल चुके। आपने मंत्री पद की शपथ ले ली है, कैसा लग रहा है? और रुड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जब समय होता है तभी कार्य होता है और समय आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई है, जिससे प्रदेश भाजपा ने बड़े उत्साह के साथ एक राजनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस कदम से असंतुष्ट नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मंत्रिमंडल विस्तार पर तीखा बयान देते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है और चुनाव करीब है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विभागों का भार एक ही मंत्री या मुख्यमंत्री के पास रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। धस्माना ने चेतावनी दी है कि अब राज्य की जनता की उम्मीदों को पूरा करना मुश्किल है और 9 साल में सरकार ने जनता को निराश किया है। नए मंत्रियों को शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि देर से किया गया मंत्रिमंडल विस्तार अब ज्यादा असर नहीं डालेगा। देखिए, सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, 4 साल निकल चुके हैं। 8-10 महीने बाद चुनाव होने हैं, विधानसभा के आचार संहिता लग जाएगी। अब काम करने की गुंजाइश कहाँ है? 7-8 महीने में कोई मंत्री कैसे परफॉर्म करेगा? राज्य में एक मिनिस्टर के पास इतने इंपॉर्टेंट विभाग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के, माध्यमिक शिक्षा से लेकर के, उच्च शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सहकारिता, जितने बड़े विभाग जिसका एक मंत्री होता था वो एक ही मिनिस्टर के पास है। इसलिए सारा बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षा का बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य की हालत पूरे प्रदेश के अंदर खराब, सहकारिता में तमाम घोटाले। इसी प्रकार से आप देख लें, मुख्यमंत्री जी के पास कितने सारे विभाग थे, खनन से लेकर के, नगर विकास से लेकर के, वित्त से लेकर के, तमाम विभाग जो बड़े थे जिन पे काम होते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कार्यक्रम की तैयारियों और भीड़ जुटाने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हल्द्वानी के प्रस्तावित ISBT और चिड़ियाघर जैसी परियोजनाओं पर भी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं भाजपा की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, देखिए, ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। चाहे अमित शाह जी की रैली हुई, चाहे अब राजनाथ जी की रैली हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, रैलियों में हम लोग बसें लगाते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से आते हैं। लेकिन इस बारी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन ही कार्यकर्ता है। प्रशासन को ही जिम्मेदारी रैली की सौंपी गई है। इसे एक प्रशासनिक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें स्वयं सहायता समूह, आपकी बैंडी सेना हो गई, अन्य पूरे जिले के लोकसभा से, सब जगह से आप लोग बुलाएंगे और मेरे को वो उत्साह नहीं दिख रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 23 मार्च 2026 को प्रदेश की सियासत में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनवाने के लिए भाजपा द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिनके चलते केंद्रीय मंत्रियों के प्रदेश दौरे भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। बीते 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान बड़ी महासभा को संबोधित करने के बाद अब आगामी
21 मार्च को प्रदेश के हल्द्वानी में बड़ी महासभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के 4 साल के कार्यकाल के दौरान अनेकों ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश की जनता और प्रदेश हित में लिए गए हैं। देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, इस 4 वर्षों में ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जन जन को सुविधाएं देने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में आगामी 20 वर्षों में कैसा एक रोड प्लान हो, उसको लेकर के काम हुआ है। और इसी कारण से 7 मार्च को आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड में आगमन हुआ और इसी क्रम में 21 मार्च को हल्द्वानी में माननीय राजनाथ सिंह जी की एक बड़ी जनसभा होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको लेकर के उत्सुक हैं और हम समझते हैं कि इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता हमारे सहभाग करेंगे और उनके मार्गदर्शन से हम आगे अपने अपने क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ एक काम करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में आगामी दिनों में प्रस्तावित देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर शासन और प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आयोजन स्थल, सभा की व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री का स्वागत देवभूमि के परंपराओं के अनुरूप भव्य होना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक को कानूनी रूप से 29 मान्य पट्टाधारकों के लिए हटाकर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी नियमों का पालन करने वाले वैध खनिकों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने अवैध खनन के आरोपों की जांच और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन कर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि खनन कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य वैधानिक मानदंडों के अनुरूप ही हो। आपको बता दें कि पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं। जो धन से संपन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी या अन्य जगह पर बना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने 29 मायनों के संबंध में कुछ राहत प्रदान की थी वहाँ से। तो आज कोर्ट ने उसी पर रिलाई करते हुए ये डायरेक्शन दी है कि जिला खान अधिकारी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा नामित एक अधिकारी माइन ऑपरेटर्स के दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद एक टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। और इसी बीच में जो पूर्व में हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, उसके द्वारा भी जो पैरेलल जांच की जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जानी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक मामूली विवाद पर कोर्ट द्वार में उपजे विवाद के मामले पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शामिल न होने की हिदायत दी है ताकि जांच प्रभावित न हो सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दीपक के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना कर अपनी तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, जबकि उसके द्वारा घटना में शामिल लोगों के नाम बताए गए, वह भीड़ के शांत करने के लिए गए हुए थे। उल्टा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसका विरोध करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के वक्त ये वहां मौजूद थे। इनके द्वारा भीड़ के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने इनके 22 लोगों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज किया है। विजय राउत की पिटीशन में आज कोर्ट ने फाइनली उनकी जो रिलीफ थी अपनी खिलाफ एफआईआर पे, उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। दूसरा ये कहा है कि और तमाम जो एफआईआर्स पर जो 26 और 31 तारीख की घटनाओं को लेकर के है, उस पर
बहुत इम्पार्शियल तरीके से और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और क्योंकि सरकारी हमारा ये कहना था कि जो 31 की घटना है और जो हमने नेम्ड लोगों के नाम दर्ज करवाने के लिए कंप्लेंट दी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल के चौपट्टा खाल क्षेत्र के धसमानी गांव में गुलदार के हमले से 11 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बताया गया कि बच्चा अपने घर की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन बच्चे को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया, तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे देखो कहाँ वन विभाग यहाँ तो नहीं आई थी, पर वहाँ थी रात को तो आए थे जब पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले थे यहाँ पता नहीं 12 बजे। ये बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। CHC से क्योंकि रेफर होकर आया था। रुड़की के रहने वाले आशीष शर्मा इस वक्त जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल टैंकर की कमान संभाले हुए हैं, जहां चारों ओर युद्ध का खतरा है। वहीं 24 भारतीय क्रू मेंबर्स की जिंदगी की जिम्मेदारी संभाले खड़ा है मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष शर्मा। कैप्टन आशीष शर्मा की पत्नी सरुणिका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जहाज पर उनके पति कैप्टन आशीष शर्मा अपने 24 भारतीय क्रू मेंबर्स के साथ मौजूद है। मिसाइलों के साए में हर रात खतरे से भरी है, लेकिन कैप्टन आशीष का हौसला अड़िग है। वह न सिर्फ जहाज को संभाल रहे हैं बल्कि अपनी पूरी टीम को हिम्मत भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैप्टन आशीष हर दिन अपने परिवार को ऑल ओके का मैसेज भेजते हैं, जिससे उन्हें तसल्ली मिल जाती है। हम बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित वापस घर लौट आए। भैया, मेरे जो हस्बैंड है आशीष शर्मा, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और वो दुबई के रूट पे ही रहते हैं और क्रूड ऑयल के शिप पर ही वो वर्क करते हैं। तो उनका जो शिप है वो इस समय हार्मोज स्ट्रेट के बहुत पास में स्टक है और ये आज का नहीं लगभग 20 से 22 दिन इस युद्ध की परिस्थिति हो चुकी है। ठीक है भैया, बातचीत क्या है कि पहले तो फिर भी रेगुलर बातचीत हो रही थी, पर वहाँ पे जैमर लग गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ना जहाज को इंटरनेट से थोड़ा सा मतलब कम कर रखा है। तो वो सेटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तो उनका मेरे पास मैसेज आता है ऑल ओके, ऑल इज वेल। थोड़ा सा ये भैया डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि सारी मिसाइलें जहाजों के ऊपर से ही जा रही हैं। तो उसमें क्या है कि जो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना, उसका मलबा गिर रहा है और सब क्योंकि क्रूड ऑयल से भरी ये जहाज है, तो मतलब स्थिति बहुत बड़ी रिस्की हो रखी है। और मर्चेंट नेवी को भी ना टारगेट करा जा रहा है। अब उसके जो टैंकर्स हैं उनको मतलब प्रॉपर टारगेट करके उड़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 19 और 20 मार्च को बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था, जिसका असर अब दिखता नजर आ रहा है। लगातार बारिश से ठंड फिर बढ़ गई है। विभाग ने देहरादून और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में सफर कर रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, जैसा पूर्वानुमान था तो ये उसी के हिसाब से ये सिस्टम जो है बिहेव किया है। 18-19 मार्च को भी इसने जो है अधिकांश स्थानों में प्रदेश में जो है बारिश दिया है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है। पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है। तो अगले 24 घंटे तक जो है ये सिस्टम चलने वाला है। तो उसके बाद 21 तारीख से वीक पड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटे में हम जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग अनेक स्थानों पे उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर रहे हैं ऐसा बनेगा।
उसके बाद 22 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़े ऊपर के जो नॉर्थ के हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कहीं पे उम्मीद कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम निदेशक CS तोमर ने बताया कि 18 और 19 मार्च को पूर्वानुमान के अनुसार अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भी यही प्रणाली सक्रिय रहेगी। उन्होंने कहा कि 21 तारीख से ये सिस्टम और भी सक्रिय होगा और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही देहरादून, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सभी प्रभावित जिलों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में नगर पालिका के खिलाफ भूख हड़ताल का मामला सामने आया है। महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू रतन सिंह के पौत्र जितेंद्र कुमार नगर पालिका कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। जितेंद्र कुमार का आरोप है कि 2006-07 में उनके दादा के नाम पर प्रस्तावित पार्क की जमीन को नगर पालिका ने बिना पुराने प्रस्ताव को निरस्त किए उत्तराखंड स्वर्ण जयंती पार्क में बदल दिया और वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें, RTI से मिले दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने नगर पालिका पर जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सर, मैं संग्राम सेनानी बाबू रतन सिंह के परिवार से हूँ। उनके पार्क का प्रस्ताव पारित हुआ था 2006 में, 2005 में भी 6 में भी। जिस भूमि पर उनका प्रस्ताव पास हुआ था उस भूमि पर सौंदर्यकरण भी हुआ था, लेकिन नगर पालिका द्वारा उस भूमि पर स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण करवा दिया गया बिना प्रस्ताव निरस्तीकरण के। जब हमने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया तो आनंद फानन में 7/3 में उनका प्रस्ताव निरस्त कर दिया बिना किसी कारण के, और स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण अब से 6 महीने पहले शुरू कर दिया। ना तो शासन को बताया गया कि वह भूमि पहले प्रस्तावित है और ना ही ये बताया गया कि प्रस्ताव निरस्त किया या नहीं किया। हल्द्वानी के बन भूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 4300 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप आज से लगने शुरू हो गए। हल्द्वानी बन भूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में PM आवास योजना के लिए क्षेत्र में आज कैंप लग चुके हैं। रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 6 जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया चल रही, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल माह में प्रेषित की जाएगी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में लगभग 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। भारी बारिश के बावजूद रेलवे स्टेशन पर लगे कैंप में आवेदकों की भारी भीड़ नजर आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश थे और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो गाइडलाइन थी, जो उन्होंने निर्देश दिए थे, उसके क्रम में आज से यहाँ पे 6 स्थानों पे कैंप शुरू कर दिए गए हैं और वार्ड वाइज इन कैंपों को चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि कुछ अभी वितरण कार्य हमारा बचा हुआ है, तो हमारी 6 की 6 टीमों के कुछ सदस्य टीम फॉर्मों के वितरण में भी लगे हुए हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश ये थे कि 19 तारीख के बाद से कैंप का आयोजन किया जाना है। तो आज 20 तारीख है, हमने आज से कैंप शुरू कर दिया है। 31 तारीख तक ये कैंप चलेगा और हमने 6 स्थान चिन्हित किए हैं। टोटल जो बताया गया है कि 8 वार्ड अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 तो कम्प्लीटली अफेक्टेड हैं और 3 वार्ड पार्सली अफेक्टेड हैं। तो 6 स्थान को हमने चिन्हित किया है कैंप के लिए, हर वार्ड में एक और जो पार्सली अफेक्टेड हैं वो भी हमारे कैंप जो हमने स्टॉल लगाए हैं उसमें कवर हो रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।